अच्छा, तो एसईओ को देखे हुए काफ़ी देर हो गई, तो मैं ज़रा स्लाइड्स आगे पीछे करूँगा। में अगर कोई इशू हो या स्टिल कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लें, फिर हम अगली चीज़ की तरफ चलते हैं। जी, इसके बाद हमारी कीवर्ड्स पे बात हुई थी, और देन हम आज जो है वो ऑन पेज एसईओ की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। ऐसा ऐसा देखेंगे इन चीज़ों को, क्योंकि आप लोगों के भी कीवर्ड्स फाइनल नहीं हैं। कीवर्ड्स जो है ना वो रीढ़ की हड्डी है एसईओ की, उसके बगैर एसईओ नहीं होती। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहला स्टेप भी है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। वैसे तो यहाँ पे बैच 1 के साथ भी और बैच 2 के साथ भी जब कीवर्ड रिसर्च का काम ख़त्म हुआ, उसके बाद एसईओ एक या वीक 2 वीक के अंदर ख़त्म, 1 वीक के अंदर। यानी कि इसके अलावा एसईओ का काम बहुत थोड़ा है। जो कीवर्ड्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो वो प्रायोरिटी है। तो हम ऑन पेज एसईओ को स्टिल देखेंगे ज़रूर, थोड़ा थोड़ा करके रोज़। तो ऑन पेज एसईओ नाम से ही पता चल रहा है वैसे भी कि पेज के ऊपर जो टैक्टिक्स, या वैसे हम एसईओ को देख चुके हैं, एक प्रोसेस है, एक टेक्निक का नाम है। तो जो हम टेक्निक वेबसाइट के ऊपर या ऑन द पेज अप्लाई कर रहे हैं उसको ऑन पेज एसईओ कहेंगे, सिंपल है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें आ जाती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। यहाँ पर डेफिनेशन भी है ऑन पेज एसईओ या फिर ऑन साइट एसईओ, यानी कि साइट के ऊपर जो हम एसईओ कर रहे हैं, इज द प्रैक्टिस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग वेब पेजेस फॉर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। यानी कि पहले हमने कीवर्ड्स फाइंड किए, अब हम उस कीवर्ड को उस पेज के अंदर यूज़ करेंगे। वो यूज़ करने का अंदाज क्या होगा, वो ऑन पेज एसईओ है। तो हम उस कीवर्ड को यूज़ एसईओ के लिहाज से करते हैं, और उसकी रीज़न सिंपल है कि गूगल समझ सके, या गूगल समझ सके कि भाई ये वाला पेज या आर्टिकल इस कीवर्ड के लिए लिखा गया है, और हमें फिर उस कीवर्ड के लिए वो रैंक करें। तो हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं किसी आर्टिकल को या किसी पेज को स्पेसिफिक किसी कीवर्ड के लिए, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव सर्च विजिबिलिटी एंड ट्रैफिक। डेफिनेटली हम अपनी सर्च विजिबिलिटी या रैंकिंग्स को इम्प्रूव करने के लिए इट इन्वॉल्व्स, इसमें होता क्या है, अलाइनिंग पेज स्पेसिफिक एलिमेंट्स लाइक, अच्छा इसमें ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं, शायद आपके लिए कुछ चीज़ें न्यू होंगी। टाइटल टैग्स, पहली चीज़ है टाइटल, यानी कि ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या कुछ होता है। ऑन पेज के अंदर यानी कि टाइटल टैग्स, टाइटल मतलब आपका आर्टिकल का टाइटल, मेन टाइटल जो होगा वो। अगर आपको याद हो तो जो आप लोगों को आर्टिकल्स के दिए गए थे उनका जो टाइटल था वो आपके कीवर्ड्स थे। और नेक्स्ट चीज़ है हेडिंग्स। हेडिंग्स मतलब जो अंदर हेडिंग्स आ रही हैं आर्टिकल्स के अंदर, सब हेडिंग्स। शायद मैंने आप लोगों पे काफ़ी फोकस किया था आर्टिकल्स लिखते हुए कि सब हेडिंग्स पे फोकस रखें, अपने मेन कीवर्ड के इर्द गिर्द दूसरी हेडिंग्स बनाएं, शायद अगर किसी को याद हो। उसकी रीज़न ये थी, ऑन पेज एसईओ के अंदर हेडिंग्स दी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, ये उसके अंदर ऑन पेज एसईओ के अंदर। हम ना, ये ना एक लिमिटेशन समझ लें कि हम अपने ना कीवर्ड को डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते अपने उस आर्टिकल के अंदर। कर सकते हैं, करते नहीं हैं, करते भी हैं लेकिन बहुत थोड़ा करते हैं। बस लिमिटेशन, यानी कि ना ओरिजिनल कीवर्ड को यूज़ करना एक रिस्की सा काम है, तो हम बड़ा ध्यान से यूज़ करते हैं उसको कीवर्ड के अंदर, आर्टिकल के अंदर। जी, आगे बात करते हैं इस पे। तो लेकिन हम ये ज़रूर करते हैं कि अपने आर्टिकल ओरिजिनल कीवर्ड के इर्द गिर्द की बातें ज़रूर करते हैं। उसको एलएसआई का नाम भी दिया है हमने, और उसकी हेडिंग्स भी बनाते हैं, और हेडिंग्स बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम उसको एक्सप्लेन कर सकें कि हमारा आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है। अगली चीज़ डेफिनेटली कंटेंट है। कंटेंट इज़ किंग।
कंटेंट जितना अच्छा होगा उतनी रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैंने रिसेंटली वेबसाइट स्टार्ट की भी, जस्ट 6 दिन हुए हैं। फ्राइडे को स्टार्ट की थी, फ्राइडे को फर्स्ट आर्टिकल पब्लिश किया था। आज कितने, 6 दिन या 7 दिन बनते हैं, मुश्किल से 6 दिन बनते हैं शायद। तो वो ज़्यादा जो बिंग हो गया, दूसरे सर्च इंजन हैं, उनके पहले पेज पे और पहले नंबर पे भी आ चुके हैं आर्टिकल्स वो। लेकिन वो जिस बंदे ने लिखे हैं वो बंदा बड़ा स्ट्रॉन्ग था इंग्लिश में, तो उसके डेफिनेटली आर्टिकल बहुत अच्छे थे। बाकी चीज़ें भी खैर मैटर करती हैं, लेकिन स्टिल आर्टिकल बहुत अच्छे थे। अगली चीज़ है इंटरनल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट्स में आपने गौर किया होगा कि उन्होंने लिखा होता है कि हमारा ये वाला आर्टिकल पढ़ने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो क्या होता है कि हमने, क्योंकि एक से ज़्यादा आर्टिकल्स लिखने होते हैं, तो हम अपने आर्टिकल्स को आपस में इंटरलिंक करते हैं कि भाई अगर मेरा आपने कीबोर्ड पे माउस पढ़ लिया आर्टिकल, तो अगर आप माउस से पढ़ना चाह रहे हैं तो भाई ये यहाँ पे क्लिक करके माउस का आर्टिकल भी पढ़ लो। तो इंटरनल लिंक्स भी हम देते हैं। और ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको ना आम एक नया बंदा इग्नोर कर देता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पर आगे हम डिटेल में बात भी करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनल लिंक्स को नहीं मिस करना। और आगे विद कीवर्ड्स तो हैं ही हैं आपके। यही चीज़ें आगे भी डिस्कस होती रहेंगी, क्योंकि ऑन पेज एसईओ के अंदर है ही ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी जस्ट हम ओवरव्यू देख रहे हैं। अगेन कुछ फैक्टर्स हैं कि ऑन पेज एसईओ के अंदर आता क्या कुछ है, होता क्या क्या कुछ है। यानी कि ऑन पेज एसईओ के अंदर हमें क्या कुछ, किन चीज़ों के साथ हमें जिससे कहते हैं ना वास्ता पड़ता है। तो कंटेंट इटसेल्फ, हमारी हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, और हेडर्स बोलते हैं ऊपर ऊपर जो पेज का सेक्शन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। हेडर्स और हेडिंग्स में फ़र्क है। ये एक आर्टिकल ओपन है, ये इसका टाइटल है, और ये जो ऊपर वाला सेक्शन है सारा, ये इसका हेडर है। जी, हेडर और फुटर, यानी कि ये हेडर हो गया, और सिमिलरली इसका फुटर ये वाला होगा, फुटर जो ब्लैक एरिया के अंदर आ रहा है, यानी टॉप ऑफ द पेज एंड बॉटम ऑफ द पेज, हेडर एंड फुटर। तो ये शामिल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजेस, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, जो हम इमेजेस लगाते हैं वो बड़ा, वो भी एम ही नहीं लगा देते होते, उसके भी एक पीछे एसईओ होती है। इमेज एसईओ के नाम से अलग एसईओ है, वो भी हम आगे देखेंगे डेफिनेटली। तो इमेजेस भी हम लगाते हैं, लेकिन इमेजेस का क्या होता है कि हमने कोशिश करनी होती है कि तो रेलिवेंट इमेजेस हो, इंगेजिंग हो। दूसरा जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसका साइज़ बहुत कम होना चाहिए। हम जो नॉर्मल मोबाइल से पिक्चर्स कलेक्ट करते हैं, उनका साइज़ 1 MB 2 MB होता है, और 1 MB के अंदर 1024 होते हैं। तो जो हम अपनी वेब पेज पे अपलोड करते हैं, उसका साइज़ 50 KB, मैक्सिमम 100 KB, या इससे भी मैक्सिमम जाएँ तो 150 KB। और ये बड़ा मुश्किल किस्म का चैलेंज होता है, लेकिन ये ज़रूरी है। साइज़ में इफेक्ट, यही तो चैलेंज है कि क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और 150 KB भी रखनी है। नेक्स्ट चीज़ है टाइटल टैग, यानी कि वही हमारा आर्टिकल का टाइटल। इससे अगली चीज़ है मेटा डिस्क्रिप्शन, और मेटा टाइटल भी होता है, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अगली चीज़ है इंटरनल लिंक्स। मैं एक दफ़ा इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। ये जैसे, ये लूज़र हैव टू वेयर अ डैपर, उसके बाद ये एक योर फ्रेंड्स, यानी देखना बाकी किसी जगह भी क्लिक करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ये एरिया ब्लू हुआ है। यहाँ पे माउस लेके जाएं तो वो ऐड बनता है। इट मीन्स कि ये हाइपर लिंक है या यूआरएल बोल लें। लेकिन अगर यहाँ पे गौर करें तो मेरी ऊपर जो वेबसाइट का नाम है वो है दी लाइफ विद यू, और यहाँ पे लेके आता हूँ तो कॉर्नर में देखेंगे तो वो भी दी लाइफ विद यू स्लैश आगे जो कुछ भी है। इट मीन्स टू से ये इंटरनल लिंक है, आर्टिकल के अंदर दूसरे किसी आर्टिकल को लिंक दिया गया है, ये इंटरनल लिंक है। सिमिलरली ये आ जाए, ये भी दी लाइफ विद यू ही है, तो ये भी एक इंटरनल लिंक है। सिमिलरली ये भी इंटरनल लिंक है, तो नीचे शायद और भी होंगे 10 जैसे कि ये हैं। तो ये इंटरनल लिंक्स हैं, यानी कि आर्टिकल के अंदर इंटरनल लिंक्स दी गई हैं। इसका भी ओपन कर लेते हैं आर्टिकल। ये लगी हुई है शायद, ये भी इंटरनल लिंक है, ये दूसरी का थ्रेड है, इससे मैंने एग्जांपल के लिए ओपन किए हैं दोनों।
फ़र्क ये दिखाना चाह रहा था मैं, कुछ होती हैं इंटरनल लिंक्स जो कि वर्ड्स के अंदर लगा दी गई होती हैं। पैराग्राफ चल रहा है, उसी पैराग्राफ के अंदर किसी वर्ड को उठा के इंटरनल लिंक बना दिया जाता है ऐसे। और कुछ इंटरनल लिंक्स होती हैं कि आर्टिकल के दरमियान में या लास्ट पे या शुरू में इस तरह से अलहदा से इंटरनल लिंक्स बना दी गई होती हैं कि भाई ये हमारे कुछ और भी हैं आर्टिकल्स, उन पे अगर फोकस करना चाहें तो दोनों तरह से कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो जिस तरह से चाहें। ये वाली जो होती है ना, ये कोशिश होती है कि हमारी ऑटोमेशन लगा दी जाती है कि ना ऑटोमेटिक, लग ये मेरे टीचर की वेबसाइट है, मुझे पता है उन्होंने ऑटोमेट किया हुआ चीज़ों को। वो क्या होता है कि हम ये अगर एक आर्टिकल लिख रहे होते हैं ना, तो हम सिस्टम को या अपनी वेबसाइट को बता देते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर ना ये कुछ वर्ड्स या कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं जो ख़ास हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो खुद पूरे दूसरे पूरी सारे आर्टिकल्स में ना छानबीन करेगा, वो एग्जैक्ट वही वर्ड अगर कहीं पे भी यूज़ हुए ना, उसको खुद इंटरनल लिंक दे देगा उस आर्टिकल की। तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह की जो ये जो लिंक्स बनी हुई है ना, मुझे पता है कि ज़्यादा वही टूल से बनी होंगी। और ये जो लिंक्स बनी होती है ये हमें मैनुअली खुद लगानी पड़ती है आर्टिकल के बीच में। समटाइम्स क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ईट नथिंग, तो इसके रेलिवेंट अगर को मैंने आर्टिकल लिखा है तो इसके नीचे मैं एक लिख दूंगा रिलेटेड आर्टिकल, और आगे उस आर्टिकल को लिंक दे दूंगा। कभी इस चीज़ से रेलिवेंट एक और आर्टिकल भी है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लो, नहीं तो आगे जो आर्टिकल चल रहा है उसको कैरी ऑन कर लें। तो इंटरनल लिंक्स जैसे मर्जी कर लें, जो टेक्निक अच्छी लगती है, द थिंग इज़ के इम्पोर्टेंट है ये। तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, मतलब जो मर्जी कर लें, जो आपको आसान लगता है और जो यूज़र को लिए आपको लगता है कि अच्छा है। उसके बाद है स्ट्रक्चर डाटा एंड मोर। स्ट्रक्चर डाटा को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले रेसिपीज़ के ऊपर बात हुई थी, फॉर एग्जांपल बारबेक्यू रेसिपी। उसके बाद मूवी को सर्च करते हैं, हौसला रख। ये दो ही मतलब दो ही सर्चेस की हैं मैंने। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें अगर हम, तो ये फर्स्ट वेबसाइट है, ऊपर तो ये स्निपेट टाइप स्निपेट से बन रहा है, फर्स्ट वेबसाइट है। और उसके अगर यहाँ पे देखें तो कुछ स्टार्स भी बने हुए हैं, और 45 मिनट्स लगेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए, और 4 से 5 रिव्यूज़ मिले हुए हैं। इसका कुछ नहीं नज़र आ रहा है, इसका कुछ नहीं नज़र आ रहा। और नीचे आ जाएँ तो इसका थ्रेड का भी कुछ नहीं है, मैं जस्ट एक्स्ट्रा चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे उसके स्टार्स वगैरह बने हुए थे या टाइम लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्स वगैरह भी हैं। यहाँ पे देखेंगे स्टार्स हैं, इतने वोट्स मिले हुए हैं, ये स्टार्स हैं, इतनी रेटिंग है, इतने वोट्स मिले हुए हैं, दिस एंड दैट। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या चीज़ है, अब ये चीज़ कैसे पता चलती है गूगल को कि भाई स्टार्स दिखाना है या नहीं दिखाना है, या टाइम। अब गूगल ने ये रेसिपी उसकी थोड़ी बना के देखी है कि 45 मिनट्स लगते हैं उसको, गूगल को कैसे पता चला ये चीज़ों का, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो वो उसको पता चलता है स्ट्रक्चर डाटा से। ये चीज़ स्ट्रक्चर डाटा, या इसको स्कीमा डाटा भी बोलते हैं। ये क्या है कि ना अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई है ना, तो मैं किसी को बैठाता हूँ भाई, आज वो बैठ के ना मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, और मैं उसको वो वेबसाइट दिखाना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे उस बंदे को समझाना ये वेबसाइट क्या है, किस चीज़ के बारे में बात करती, बड़ा आसान है, क्योंकि उसको वेबसाइट नज़र आ रही है, बंदा अगर नहीं मानता, एक दो थप्पड़ ला के बना लेंगे उसको, मान जाएगा। तो सेम वही वेबसाइट एक गूगल ने आके जब देखनी है, तो गूगल इज़ मशीन, मशीन ही तो है, उसका कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स ने आके हमारी वेबसाइट जब देखनी है, तो उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है कि भाई ये चीज़ किस चीज़ के बारे में है, या ये जो वेबसाइट है किस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर है, या क्या कर रही है, कुछ नहीं पता। इस चीज़ के हल के लिए सारे सर्च इंजन जो बिंग हो गया, गूगल वगैरह, सारे एक जगह बैठे, और उन्होंने ना एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम स्कीमा रखा गया, स्कीमा या स्कीमा डाटा। वो लैंग्वेज का पर्पस ये था कि वो जो वेबसाइट ओनर है वो उस लैंग्वेज के अंदर एक छोटा सा कोड लिखेगा। उस कोड में ये गूगल, वो सिर्फ गूगल वगैरह के लिए होगा, सर्च इंजन के लिए, यूज़र को नज़र नहीं आता वो। तो वो उसके अंदर अपने पेज को एक्सप्लेन करेंगे ये किस चीज़ के बारे में है, और उस स्कीमा डाटा से या स्ट्रक्चर डाटा से
सर्च इंजन्स अच्छे से समझ पाएंगे ये क्या चीज़ है, ये पेज स्पेसिफिक, ये पेज क्या है। इसकी एग्जांपल के लिए हम एक वेबसाइट स्कीमा डॉट ओ आर जी के नाम से ये वेबसाइट भी बन गई थी। इनका एक पेज है वैलिडेटर डॉट स्कीमा डॉट ओ आर जी, ये डेफिनेटली मैं बाद में लिंक्स वगैरह शेयर कर दूँगा अगर भूल गई तो। वैलिडेटर डॉट स्कीमा डॉट ओ आर जी। तो हम क्या करते हैं, ये पहली पहली वेबसाइट थी। वैसे ये सीखा था मैंने, हमने साहब ने सिखाया था डेफिनेटली स्कीमा में। लेकिन क्या हुआ बाद में ना, जब मैं खुद एसईओ करने बैठा तो कुछ वेबसाइट्स में कीवर्ड, जब जैसे आप लोग सर्च करते हैं अपने कंप्यूटर्स के लिए, तो मैंने भी सर्च किया तो कुछ कंप्यूटर्स के ना इस तरह से स्टार्स वगैरह बन रहे थे। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि यार सिर्फ एक वेबसाइट के बन रहे हैं, बाकियों के क्यों नहीं बन रहे। फिर उसने कि वो खास को तीर मारा है, गूगल को पैसे दिए हैं, क्या चक्कर क्या है। फिर फ़ौरन मुझे ना स्कीमा जहन में आया, तो उसका मैंने यहाँ से क्या करते हैं, उसका लिंक कॉपी कर लें और वैलिडेटर में आए, यहाँ पे उसकी लिंक पेस्ट करें। अब उसकी वेबसाइट के अंदर जो भी स्कीमा डाटा होंगे ना, वैसे तो हर वेबसाइट के अंदर काफ़ी सारे कोड्स होते हैं, इमेजेस वीडियोस वगैरह, वो चीज़ें नहीं। जस्ट स्कीमा डाटा जो होगा, स्कीमा स्ट्रक्चर या स्कीमा कोड्स जो होंगे, वो यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे। और सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो है, इट मीन्स इस वेबसाइट ने इस पेज के अंदर ये जो ऊपर नज़र आ रहा है स्कीमा लगाया हुआ है रेसिपी का। और अगर यहाँ पे हम गौर करें तो उसमें सारी डिटेल दी होगी। रेसिपी मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। रेसिपी, ये नेम क्या है रेसिपी का, लिंक क्या है, सो इमेज लगाई हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, रेसिपी किस चीज़ के अंदर आती है, कीवर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं कि ये वाले इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। और उसके बाद ये भी कुछ चीज़ है, यहीं पे कहीं पे टाइम भी दिया होगा उसने 45 मिनट्स कुक टाइम, ये शायद किसी कोडिंग के अंदर है, मे बी जब कोड में बना रहे हैं तब ये होगा। तो ये सारी चीज़ें अब उसने बताई हुई हैं, ये डायरेक्ट गूगल के लिए है और यहीं से इसको पता चलता है गूगल को ये फलानी चीज़ के बारे में। सिमिलरली यहाँ पे कुछ स्टार्स वाली और वेबसाइट्स थी, हम उनको भी देख लेते हैं। ये आप किसी भी वेबसाइट का चेक कर सकते हैं, पब्लिक डाटा है। जस्ट आप ये देखें पूरी वेबसाइट के अंदर कोड्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही स्कीमा वाला चाहिए था, मैं न्यू टेस्ट में आता। एक वेबसाइट में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं स्कीमा डाटा। इसमें देखेंगे मूवी अगेन यहाँ पे भी उन्होंने बताया होगा कि ये रिव्यू है, देखेंगे रिव्यू है, कब मिला था, किसने दिया था, रिव्यू की बॉडी क्या है और रेटिंग्स क्या मिली हुई हैं, यहाँ पे लिखी हुई नंबर्स के अंदर कितने रेटिंग्स काउंट है, देखें 7,000 और फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं नीचे। इसकी क्लियर हुई स्कीमा ये बनाना थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे इसका बनाना मुश्किल नहीं है, ये स्कीमा जनरेटर ऑनलाइन लिखेंगे ना आप, स्पेलिंग सही आ रहे हैं मेरे, स्कीमा जनरेटर ऑनलाइन सर्च कर लेंगे, ये पता नहीं क्या की, तो काफ़ी सारे आ जाएंगे। इनमें से जो मैं यूज़ करता हूँ वो है, ये है शायद, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है। नहीं ये नहीं शायद, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा जो मैं यूज़ करता हूँ। अभी तो हम आर्टिकल लिखेंगे, पहले तो आपसे कीवर्ड कंफर्म करवाएंगे, फिर आर्टिकल लिखेंगे, फिर वेबसाइट बनेगी, उसके बाद जाके आपसे पूछेंगे इसके बारे में। डेफिनेटली, लेकिन जो मेरे एंड पे चीज़ें हैं वो तो मैं ख़त्म करता हूँ। ये है, मैं इसकी डेफिनेटली लिंक शेयर कर दूंगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं रेसिपी की। ये जस्ट यहाँ से हम स्कीमा टाइप सेलेक्ट करेंगे, जो कि काफ़ी सारी हैं, आर्टिकल की हैं, इवेंट है, यानी अगर आप आर्टिकल लिख रहे हैं यानी ब्लॉग पोस्ट वगैरह इंफॉर्मेशनल आर्टिकल, तो ये आ जाएगा।
हाउ टू गाइड कोई लिख रहे हैं, कोई जॉब पोस्ट कर रहे हैं, किसी लोकल बिजनेस की है, जैसे हमारा AUC हमें ये वाला स्कीमा देना चाहिए लेकिन दिया नहीं है हमने। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पर्सन है, डिस्कस हो रहा है, कोई प्रोडक्ट है या फिर रेसिपी, तो हम रेसिपी की क्लिक करते हैं। तो रेसिपी का नाम क्या है, फॉर्म बनाया हुआ है। एग्जैक्टली ये फॉर्म फिल करें, फॉर एग्जाम्पल हम नाम देते हैं बारबेक्यू, फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन फलानी बारबेक्यू। उसके बाद कीवर्ड्स भी जो आप देना चाहें वो दे लें। उसके बाद जो इमेज आपने लगाई हुई है उसकी URL दे देंगे आर्टिकल के अंदर। मैं जस्ट एग्जांपल के लिए कुछ फिल करता था। उसके बाद ये क्या चीज़ है, वीडियो कंटेंट है तो उसकी लिंक दे देंगे, कब पब्लिश किया था उसकी डेट आ जाएगी, किसने दिया था, कैटेगरी क्या है, ये सारी चीज़ें देखिए जो उसमें दी हुई थी वही हैं। इंग्रेडिएंट्स वगैरह, न्यूट्रिशन, यहाँ पे आपका कोड यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ से कॉपी कर लेंगे जस्ट और वेबसाइट में जाके पेस्ट कर देंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं स्कीमा डाटा। अब आते हैं वापस मेटा के ऊपर। मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल की मैंने बात की थी, दो चीज़ें। लेट्स सी, ये आर्टिकल जो हमने ओपन किया हम गूगल पे ढूंढ पाते हैं कि नहीं। अच्छा, ये ना आर्टिकल तो ओपन हो गया हमारे सामने, ये मिल गया समहाउ। ये जो गूगल के अंदर लिंक्स आ रही हैं, ये वाली लिंक है, ये टाइटल है डेफिनेटली आर्टिकल, ये देखें ये टाइटल और ये टाइटल इसका सेम है, ठीक है। तो सिमिलरली, अच्छा ये टाइटल है और ये भी टाइटल है। ये जो टाइटल होते हैं इसको टाइटल टैग बोल लें या इसको H1 भी बोलते हैं, इस पे भी हम बात करेंगे आगे जाके। इसको H1 बोलते हैं या टाइटल है। और हमारे पास ना ऑप्शन होता है कि हम अपनी वेबसाइट पे टाइटल, ये जो टाइटल है ये कोई और रख लें, और जो गूगल पे अपेयर हो रहा है वो कोई और रख लें टाइटल, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बेस्ट नॉन स्टिक पैंस या कुछ और लिख देता हूँ और यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, ये पॉसिबल है। तो इसको तो टाइटल ही कहेंगे या H1 कहेंगे, लेकिन ये जो टाइटल आता है इसको बोलते हैं मेटा टाइटल या SEO टाइटल। मेटा टाइटल या फिर SEO टाइटल, ये ऑप्शन होता है, इजी है, मुश्किल नहीं है। उसके बाद ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन आ रही है इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन, और ये हम बताते हैं गूगल को भाई हमारा मेटा टाइटल ये है या SEO टाइटल ये है और SEO डिस्क्रिप्शन ये है। ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आज से काफ़ी अर्सा पहले गूगल ने चेंज करना शुरू कर दी थी, जो हम ये रखते हैं यहाँ पे अपेयर नहीं होगी। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इन्होंने क्या रखी हुई है। इनका भी टाइटल, वो टाइटल सेम है और ये डिस्क्रिप्शन है रखी हुई जो। तो बात ये कर रहा था कि मैं आज से काफ़ी अर्सा पहले गूगल ने ये चीज़ जो है डिस्क्रिप्शन चेंज करना शुरू कर दी थी खुद से, कि जो भी आर्टिकल वो लोगों को दिखाता है, सॉरी लिंक्स जो दिखाता है लोगों को, उनकी जो डिस्क्रिप्शन जो होती है वो जो हम रखते हैं एक्चुअल में वो नहीं दिखाता। बहुत माइनर चांसेस है, शायद 1% हमारी बात मानता होगा उसमें, बाकी भी नहीं मानता। ये वाली जो डिस्क्रिप्शंस आ रही हैं ये सारी वो खुद से यूज़र टू यूज़र चेंज करके दिखाता है। रिसेंटली 2021 के अंदर गूगल ने ये जो मेटा टाइटल्स हैं ये वाले ये भी चेंज करना शुरू कर दिए हैं। तो अब इनको भी हमारी जो हमने रखा होता है मेटा टाइटल उसको वो हो सकता है वही दिखा दे और हो सकता है वो ना दिखाए। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप ये दोनों सेम रखें, जो ये आर्ट टाइटल सेम रख रहे हैं और जो ये टाइटल रख रहे हैं दोनों सेम रखें, तब हमारे चांसेस ये हैं कि वो हमारी मान लेगा
और हमारे वाला ही टाइटल दिखा देगा। बाकी बुरी चीज़ नहीं है, अगर वो अपने से टाइटल दिखाता है तो उसकी कोशिश यही होती है कि यूज़र को स्पेसिफिक दिखाए ताकि उसकी क्लिक के चांसेस बढ़ जाएं। लेकिन जो हमने रखा होता है, क्योंकि हमने टाइटल रखते हुए ये कोशिश करनी होती है कि हमारे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएं, तो हमने कोई ऐसे वर्ड्स, जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स करते हैं, तो कुछ ऐसे वर्ड्स रखे होते हैं। तो थंबनेल भी होता है खासतौर पे, जी थंबनेल जो यूट्यूब एग्जैक्टली, तो हमने यहाँ पे टाइटल में ऐसे कुछ वर्ड्स रखे होते हैं, तो अगर वो गूगल चेंज कर दे तो हमारी वो, क्योंकि ऐसे वर्ड सोचने में टाइम लगता है, तो वो फिर गूगल चेंज कर दे तो हमारा वो टाइम ज़ाया जाता है। तो इसलिए बेहतर ये टेक्निक है कि आप ये टाइटल और एसईओ टाइटल दोनों को सेम रखें। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, रख लें ना रख लें, अब इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई क्योंकि गूगल खुद इसको देखता है। रख लें तब भी बेहतर है, ना रखें तब भी बेहतर है, लेकिन पता हो एटलीस्ट ये क्या चीज़ है। मुश्किल तो नहीं लग रहा? डिस्क्रिप्शन जो होती है वो मतलब आर्टिकल से रिलेटेड होती है, हाँ, आर्टिकल से रहेगा, मतलब उसको समरी हो सकती है या समरी टाइप, लेकिन वो अगेन पब्लिक नहीं होती। ये देखिए मैंने अभी किसी प्लगइन से ढूंढ के निकाली है, ये पब्लिक नहीं होती है डिस्क्रिप्शन, बैकएंड पे कोडिंग के अंदर ही होती है, ये कोड के अंदर होती है वेबसाइट। क्लियर हो गया? अम, अब बात है कि हम कीवर्ड्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं या कहाँ यूज़ कर सकते हैं। देखिए कुछ लोकेशंस हैं जिस जगह हम अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा टाइटल है। अगेन हर जगह ना ज़रूरी नहीं रह गया आज के, पहले इस आगे जो मैंने बैच 1 को जो सिखाया ना, उसमें ये था कि टाइटल के अंदर लाजमी कीवर्ड को यूज़ करें, यूआरएल के अंदर लाजमी कीवर्ड को यूज़ करें, और मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर लाजमी यूज़ करें, और आपके आर्टिकल के शुरू शुरू के अंदर लाजमी यूज़ करें। जो मैं अभी आपको वेबसाइट का बता रहा हूँ, उसमें मैंने ये टेस्टिंग के लिए वैसे मैंने स्टार्ट की थी, और उसमें मैंने इसमें किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा। मेरे यूआरएल्स के अंदर भी किसी में है, किसी में नहीं है, किसी आर्टिकल के अंदर। सिमिलरली किसी टाइटल के अंदर मैंने कीवर्ड रखा है, किसी में नहीं रखा। सिमिलरली किसी मेटा में, इवन पूरे कंटेंट में भी कीवर्ड को यूज़ ही नहीं किया, स्टिल उसी कीवर्ड के लिए वो रैंक हुए हैं आर्टिकल्स। वो थोड़ी सी खास है, मैं पब्लिकली दिखाना नहीं चाह रहा हूँ, फिर कभी दिखा दूंगा। नहीं, ये रिकॉर्डिंग होती है ना, तो कुछ लोग देख हमें फॉलो कर रहे हैं, तो वो थोड़ा प्राइवेसी नहीं जाती। अच्छा, तो खैर ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कीवर्ड को यूज़ करने का फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, डेफिनेटली है। यूआरएल्स सेकंड लास्ट पे लिखा हुआ है, यूआरएल्स गूगल के लिए दी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जब भी गूगल के बार्ड्स आते हैं वो यूआरएल से ही होके एक पेज पे जाते हैं और यूआरएल से ही होके दूसरे पेज पे जाते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ उनको नज़र आती है वो यूआरएल ही है। तो यूआरएल के अंदर कीवर्ड को यूज़ करना सेंस बनती है। शायद इस पर साइट मैप की जब मैं बात की थी तब ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी किया था मैंने। तो यूआरएल्स के अंदर हम यूज़ लाजमी करते हैं, लेकिन अगर आपका कीवर्ड को बहुत लंबा पैराग्राफ टाइप कीवर्ड है तो उसको यूज़ करना इतना अच्छी चीज़ नहीं है। उसको फिर कट डाउन कर लें, थोड़ा छोटा कर लें। उसकी रीज़न ये है कि गूगल जो है ना, वो थोड़ी सी स्वीट सी छोटी-छोटी सी लिंक्स को ज़्यादा प्रेफ़र करता है। ये स्टडीज़ है। तो आपकी जो यूआरएल है वो थोड़ा स्पेसिफ़िक छोटी-मोटी हो, बस खैर है, गुज़ारा चल जाए। यूज़र को समझ लग जाए ये आर्टिकल किस चीज़ के बारे में है, तो ठीक है। अगर आपका आर्टिकल पूरा-सूरा सा है और लिंक इतनी बड़ी नहीं बन रही तो ठीक है। अगर आपका कीवर्ड बहुत लंबा चौड़ा है तो उसको फिर कट डाउन कर लें, छोटा मोटा कर लें। अगली चीज़ अब तरतीब से देख लेते हैं। पहली चीज़ है पेज टाइटल्स। इसके अंदर कीवर्ड्स को ज़रूर कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से आ जाए, क्योंकि ये वैसे मेरी इस पे मैं फाइनल नहीं कह सकता, लेकिन मेरी इस वक्त स्टडीज़ चल रही हैं। पहले क्या होता था कि हम कीवर्ड को जो एग्जिट कीवर्ड है ना उसको चेंज नहीं करते, लाइक बेस्ट माउस फॉर गेमिंग, तो मैं बेस्ट माउस को माउसिस भी नहीं करूँगा, एस भी नहीं लगाऊंगा पलूरल करने के लिए ना। तो लेकिन कुछ वेबसाइट्स मैंने देखी भी हैं और रिसेंटली कुछ मैंने लोगों से वास्ता भी पढ़ा, तो वो कहते हैं कि अब ये चीज़ इतनी नहीं रहेगी। वैसे भी मेरी स्टडीज तो हैं ये, गूगल को प्लूरल सिंगुलर इन चीज़ों का फ़र्क पता है, इस एम का फ़र्क पता है। तो जो अब वेबसाइट चल रही हैं उनके अंदर मैं ये चेंज कर देता होता हूँ। लाइक अगर हमने बात की ना, कीवर्ड मेरा है बेस्ट गेमिंग माउस, और मैंने बात की 5 बेस्ट गेमिंग माउसेस, कर दूंगा उसको मैं फिर फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यानी कि हम ये कोशिश करते हैं एज इट ना सही तो करीब करीब सेंस बन के हमारा कीवर्ड जितनी
जितना कि पॉसिबिलिटी बनती है हम कीवर्ड को यूज़ लाजमी कर लें टाइटल के अंदर। सही हो गया। सेकंड चीज़ है मेरा डिस्क्रिप्शन, सेम सिनेरियो है कि इसमें कोशिश प्रायोरिटी यही होती है कि एज इट कीवर्ड यूज़ हो जाए, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो उसका करीब करीब कर लें हम उसको, यानी कि अगेन देखो ना, बात फिर वही चल रही है कि अगर एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं यूज़ हो रहा तो उसके साथ साथ की बात हो रही है, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हम। सही हो गया। तो सब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स में भी सिनेरियो सेम है। हम देखें H1 टैग होता है हमारा टाइटल, पेज का टाइटल उसको H1 बोलते हैं, बड़ा बड़ा लेवल है। उससे नीचे आ जाए तो H2 हो जाएगा, फिर H3, इस पे बात हो चुकी है हमारी। H3 नीचे लेवल डाउन होते जाएंगे। H1 के अंदर एक दफ़ा कीवर्ड यूज़ हो चुका है आपके पेज टाइटल के अंदर, जो कि इनफ है, और पेज के अंदर एक ही H1 होती है, H1 तो एक से ज़्यादा नहीं होती। दूसरी सिनेरियो जो H2 है, कोशिश कर लें, लाइक मैं खुद यूज़ करता होता हूँ, H2 के अंदर दोबारा से रिपीट करता हूँ आर्टिकल, सॉरी कीवर्ड को। अगर नहीं किसी जगह सेंस मान रही तो ज़बरदस्ती घुसेड़े नहीं। सिमिलरली H3 के अंदर भी अगर, यानी कि एक H1 में, एक H2 में, एक H3 में कीवर्ड को, और अगेन अगर सेंस नहीं बन रही तो उससे करीब करीब के वर्ड यूज़ कर लें। और अगर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं बन रही या, तो फिर भी कोई मसले वाली बात नहीं है। लाइक इसमें कुछ भी हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला काम कर लो रैंक हो जाओगे, फार्मूला कोई नहीं है। लेकिन है कि बहुत सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं और उससे अल्टीमेटली रैंकिंग्स मिल जाती हैं। ये ऐसी एक एक्सपीरियंस टाइप चीज़ है एक। अच्छा, अगली चीज़ कंटेंट है। कंटेंट के शुरू वाला जो एक एरिया होता है, वहाँ पे कीवर्ड को यूज़ करना दी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लें, या एक प्रेफरेबल है। शायद मैंने ये पहले कभी जिक्र किया हो आर्टिकल लिखते हुए, शायद। तो लेकिन जब आर्टिकल लिख रहे हैं तो शुरू वाले पैराग्राफ्स में कोशिश करें कि आपका एग्जैक्ट ना सही, कीवर्ड के रेलिवेंट को बात हो जाए। इसकी एग्जांपल मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे ग्रोथ हैकिंग के रेलिवेंट बात हो रही है, ग्रोथ हैकिंग। तो ये जो अंडरलाइंस हैं, एटलीस्ट इन पार्ट्स को देख लेंगे। एक एक वर्ड के लिए। तीनों चीज़ें सेम हैं, तीनों जो अंडरलाइन की गई हैं बातें सेम हैं, वर्ड्स डिफरेंट है, बात करने का अंदाज डिफरेंट है। तो अगेन मैं कंटेंट पे बात कर रहा था, अपने एक्चुअल कीवर्ड अगर आपका नहीं आ रहा तो उसको एटलीस्ट इस तरह से घुमा के बात को ज़रूर कर लें। और यही एसईओ है, ऑन पेज एसईओ, कि अगर आप उसी कीवर्ड के इर्द गिर्द बातें घुमा के कर लें। अगली चीज़ है इमेजेस। इमेजेस पे हम डिटेल में बात करेंगे, इस पर डिटेल में बात करेंगे। एंकर टेक्स्ट क्या होता है? ये हमने देखा कि ये एक लिंक है और ये इंटरनल लिंक है। ये हमने देखा ये लिंक है और ये इंटरनल लिंक है। ये हमने देखा इसके नीचे नीचे थी लिंक्स, वो भी लिंक्स हैं और इंटरनल लिंक्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, डेफिनेटली ये एक लिंक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अगला पेज ओपन हो जाएगा। ये जो लिंक के ऊपर टेक्स्ट लिखा आ रहा है, मेकिंग यू लुक लाइक अ फूल, ये जो टेक्स्ट है इसको बोलते हैं एंकर टेक्स्ट। यानी जो एक क्लिकेबल टेक्स्ट होता है उसको एंकर टेक्स्ट का नाम जिस पे देते हैं। जाके हाइपरलिंक बना रहे हैं वो टेक्स्ट। एग्जैक्टली, जिसका हम हाइपर लिंक बना रहे हैं, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पे जब हम दूसरे आर्टिकल्स के अंदर लिंक करते हैं ना, जैसे ये यहाँ पे था, ये तो मैं बताया ना कि सॉफ्टवेयर से हुआ है, टूल से हुआ है, ये जो इंटरनल लिंक्स लगी हुई हैं ये खुद लगाई गई हैं। तो ये जो लिंक्स लगाई गई हैं, ये लिखा जो एंकर टेक्स्ट नज़र आ रहा है, ये यूज होपफुली ये सारे कीवर्ड्स ही होंगे। अब ये किसी एक आर्टिकल के अंदर किसी और आर्टिकल्स को लिंक्स दी गई हैं, लेकिन लिंक दी कैसे गई हैं? कीवर्ड लिख के उसको हाइपर टेक्स्ट, यानी कि या फिर वो एंकर टेक्स्ट बना के दिया गया है। इससे भी डेफिनेटली वही बात है, जब गूगल इस लिंक पे आएगा तो सबसे पहले हाइपर टेक्स्ट आएगा। हाइपर टेक्स्ट के बाद जब वो यूआरएल को देखेगा, यूआरएल के अंदर भी कीवर्ड को यूज़ किया गया होगा, उसको काफ़ी सेंस बन जाएगी ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, वैसे ये भी ज़्यादा हो गया। कुछ चीज़ वैसे है कोई कहीं तो पूछ लें।